नमस्कार दोस्त, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपका स्वागत है DFAS के न्यूज़ चैनल में। आपको इस के अंतर्गत हम आज DSA सेकंड पेपर पर शामिल CSAT यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो आपका पेपर है वह एप्टीट्यूड का पेपर है और इसे GS, जिसका ओरिजिनल इसका नाम है GS पेपर सेकंड, जनरल स्टडीज का ही यह पेपर सेकंड है, जिसे हम फेमस भाषा में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। सर्विस से MPPSC तो स्टेट सर्विस की CSAT हो गया, इसका इसमें जो नाम है वह टेस्ट, यहाँ पर इसका जो नाम है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। सिविल सर्विस के समान ही, बस क्वेश्चन के उसके स्तर में उसके लेवल पर अंतर रहने वाला है और बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपकी CSAT में कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि इसे आपको पढ़ना कैसे है। इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो किस दृष्टि से पढ़नी है या किन बातों को ध्यान में रख के पढ़नी है, ये समझना है। पहली चीज़ जो इसमें होगी आपकी कंप्रेंशन होगी, यानी बोधगम्यता वाली प्रश्न होगी आपकी। बोधगम्यता का मतलब है ये जो प्रश्न आपके रहेंगे वो हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे और हिंदी में आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़ करके उसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी पैसेज में से देने होंगे। आपने पूर्व में क्या पढ़ा उसका यहाँ पर इस नॉलेज से उसका कोई संबंध, यानी कि मतलब हुआ है कि बोध का मतलब क्या होता है। बोध का मतलब होता है ज्ञान। बोध का मतलब पढ़ाई लिखाई से तो होता नहीं, बोध का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करने से और किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने से जो अंतर्दृष्टि पैदा होती है हम बोधगम्यता कहते हैं। तो ये जो पैसेज आपको यहाँ पर गिवन रहेगा उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उस पैसेज को पढ़ने के पश्चात को उसी में से आपको उसके आंसर देने होंगे। तो आशा है कि ये पैसेज आपको कैसे सॉल्व करना है वो जब CSAT के सर आपसे डिस्कस कर रहे होंगे वो वहाँ पर आप माध्यम से समझेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। वर्तमान जो समय है, जो 21वीं शताब्दी का समय है, वो काफ़ी कुछ ICT का युग है। ICT मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं तो प्रशासन के स्तर पर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन ही आपकी जूनियर और आपके सीनियर से आपकी रिकॉन्सिलेशन, कोऑर्डिनेशन, आपकी सहयोग एवं समन्वय को सुनिश्चित करेगा। और उनकी क्यों, आपके जो राजनीतिक बॉस है, आप मंत्री या किसी मंत्री के नीचे काम कर रहे हैं तो वो आपके पॉलिटिकल बॉस हुए। तो पॉलिटिकल बॉस से या फिर अपने प्रशासनिक हेड से, प्रशासनिक में यदि आपके जूनियर हैं या फिर सीनियर हैं, उनसे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और उनसे ही क्यों, जब आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप जनता से भी कम्युनिकेट करेंगे। तो आपका जनता से कम्युनिकेट करने का, उनसे संवाद या संचार स्थापित करने का क्या लहजा होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इस माध्यम और कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से वो आपकी व्यक्तित्व की क्षमता देखी जाती है। यहाँ पर मूल उद्देश्य व्यक्तिगत जो उसकी बोधगम्यता है, यानी उसकी जो कार्यकुशलता है, जो उसकी भाषागत क्षमता है, भाषागत उसकी शैली, उसको जानना, उसको परखना उद्देश्य होता है। तो इसमें आपको कुछ पैसेज दिए जाएंगे, छोटे से रहेंगे, उन्हें आपको अपनी कम्युनिकेशन से सॉल्व करना है। लॉजिक एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें आपको रीजनिंग की कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, है ना, क्लॉक, डाइस, ETC, बहुत सारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर रीजनिंग की डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक प्रशासक का जीवन सदैव डिसीजन से कौन सी कार्रवाई करनी है, कौन सी फाइलों को निपटाना है, लोगों से जनसंवाद करना है, जन सुनवाई कर और लोगों की समस्या हैं उन्हें निपटाना है, इन सभी का सबसे पहले उसे डिसीजन लेना होगा। और डिसीजन लेना होगा साथ में ही पॉलिटिकल प्रेशर भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल प्रेशर होते हुए, जनता का प्रेशर होती है, वो विपरीत परिस्थितियों में कैसे डिसीजन ले। जैसे तो कोविड में मान लीजिए कोई ऐसा जिला है वहाँ बहुत ही गंभीर क्रिटिकल सिचुएशन है और क्रिटिकल के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिसमें मान लीजिए कि 3 टाइप के हैं।
कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे और कुछ नौजवान हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ जवान लोग हैं और कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं। अब आप एक जिलाधिकारी हैं, आपके पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर वो सीमित मात्रा में, तब आपको ये निर्णय लेना होगा कि बुज़ुर्गों को सिलेंडर मिलने चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए या फिर नौजवानों को मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक आपकी प्राथमिकता वो नौजवान और बच्चों के स्तर पर होनी चाहिए। कारण यह है कि जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपना लगभग बहुत सारे नौजवान जो अर्थ शक्ति समृद्ध हैं, जिनका भी पूरा भविष्य पड़ा, उन्हें बचाना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। कोई बुजुर्ग ऐसा भी तो हो सकता है जो नौजवान से ज़्यादा या फिर बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वो इतना ज्ञानवान नॉलेज हो सकता है कि उसका पर ओकेता तो बिल्कुल सही है। तो उसका डिसीजन भी आपको ही लेना होगा कि उसे ऐसी कोविड की सिचुएशन में ऑक्सीजन एग्जाम्पल। इसके अतिरिक्त जनरल मेंटल एबिलिटी आपको देखनी होगी। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है आपकी दिमागी क्षमता, यानी आप प्रेशर में होते हुए स्थितियों में और डिफ़िकल्ट स्थितियों में डिसीजन लेते हुए अपने आप को कैसे निरज करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं और प्रशासनिक दक्षता आप कैसे लाते हैं। इसके अतिरिक्त बेसिक न्यूमरेसी रहेगी। बेसिक न्यूमरेसी का मतलब है क्लास 10 तक का आपको जो नंबर सिस्टम से संबंधित जो नॉलेज है वो होना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको DI पढ़ाना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण DI 5 या 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको 4 12 दी जाएगी, कोई 60 दी जाएगी और साथ ही डेटा सफिशिएंसी, यानी उसमें आपको डेटा दिया होगा और उस डेटा को एनालाइज करके उसको न्यूमरेसी में आपको जैसे रेशियो है, प्रोपोर्शन है, नंबर सिस्टम है, सर्च है, एक जो सी चीज़ें जैसे प्रॉफिट लॉस है, CI है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इत्यादि बॉडी से के अंतर्गत होंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, जो सामान्य स्तर की चीज़ें वो आपको पढ़नी होगी। याद रखिए क्लास 10 तक है, क्योंकि वो आपको इंजीनियर नहीं बना रहे, वो मैथमेटिशियन नहीं बना रहे, वो आपको मैथ के प्रोफेसर नहीं बना रहे, वो आपकी गणित की जो तार्किकता है वो इस पेपर के माध्यम से तार्किकता को चेक करना चाहते हैं, यानी ये देखना चाहते हैं वो लॉजिक है या नहीं। संविधान के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी वैज्ञानिक डेवलप करना चाहिए। तो वो प्रशासक का वैज्ञानिक टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है कि वो जो प्रशासक है वो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना है। तो अगर आपको मतलब इसमें लगता है कि यदि आप मान लो इम्यूनिटी से 8 सब्जेक्ट्स हैं तब आपके लिए हो सकता है ये मुश्किल हो, लेकिन इसमें ऐसा मुश्किल जैसा है नहीं। यदि आप रीजनिंग तैयार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैथ सिंपल टॉपिक लगा लेते हैं, जैसे परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, और साथ पैसेज के जो क्वेश्चन है, कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन है, वो यदि आप कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन लगा लेते हैं इसे क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इसका क्वालिफाइंग है, यानी इसके जो मार्क्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में नहीं ऐड होंगे, वो आपकी मेरिट में एग्ज़ाम लेंगे, नेचर इसका क्वालिफाई है। लेकिन आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो यह है कि जो पेपर होता है वो सिविल सर्विस, यानी हम यहाँ पर स्टेट सिविल सर्विस की चर्चा कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस का और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का पेपर प्रारंभिक परीक्षा में एक ही होता है। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना, जो व्यक्ति सिविल सेवा के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट की सिविल सेवा के लिए, उनके लिए सेकंड पेपर क्वालिफाइंग रहेगा, उनके लिए सेकंड पेपर क्वालिफाई रहेगा। लेकिन वो जो दोनों सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो जो दोनों सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सेकंड पेपर के भी मार्क जोड़ेंगे। देखो इसमें हम विशेष में इस चीज़ को देखेंगे, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी उसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र ये हो रही है स्टेट सिविल सर्विस के लिए, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसके परीक्षा परिणाम में उसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी नहीं किया जाएगा, यानी उसके अंक जो है मेरिट में नहीं होंगे। तो क्या देखना है, लेकिन राज्य वन सेवाएं उसके पाठ्यक्रम में जो प्रथम और सेकंड दोनों शामिल हैं, और दोनों को मेरिट लिस्ट में सेवा प्रारंभ परीक्षा जो मेरिट सूची होगी वो प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्नों को मिलाकर वन सेवा में प्रथम और दोनों को मिलाकर ही आपका कट ऑफ निर्धारित होगा। जबकि स्टेट सिविल सर्विस में केवल प्रथम प्रश्न पत्र GS के मार्क जुड़ते हैं और CSET क्वालिफाइंग होता है, जबकि राज्य वन सेवा में दोनों के अंक आपके
तो ये तो बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। ये आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी सेकंड पेपर दिया गया है। सेकंड पेपर का सिलेबस है व्यक्तित्व कौशल है, तार्किक क्षमता, विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान और सामान्य मानसिक योग्यता, आधार होना चाहिए संख्याओं से, और हिंदी बोधगम्यता कक्षा 10वीं के स्तर का रहेगा। और जो बोधगम्यता के है इसका पैसेज आपको हिंदी में ही दिया जाए, ट्रांसलेशन इसमें लिखा है कक्षा 10वीं स्तर के हिंदी भाषा की बोधगम्यता से संबंधित जो प्रश्न होंगे आपके, उन प्रश्न हिंदी दी जाएगी, इंग्लिश अनुवाद उसका आपको नहीं रहना। इसलिए चूँकि हिंदी भाषा जो रहती है उसमें सिविल सर्विस के एग्जाम में अनुवाद की समस्या रहती है, इसलिए इन प्रश्नों को हल करते समय धैर्य से इन्हें हल करें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सभी से अगली बात सफल हों। और अब हम सिलेबस को चूँकि डिस्कस कर चुके हैं, मेंस को सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम MP PSC और MP के जो ऑल एग्जाम है जैसे MPI, MP PEB और अदर जैसे MP पटवारी, इन सभी को दिमाग